जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग हमने अपने इंस्टीट्यूट में दोबारा कंटिन्यू करा, और जो हम 10 से 15 फ्रेंड्स थे जिनका क्लियर हुआ था, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशंस प्लान कर ली, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स चल रहे थे हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन अपनी शुरू कर दी। डेली हर टॉपिक एक पर्सन पहले समझाता था हमें कि ये टॉपिक है क्या, फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते थे, और हर एक सिंगल पर्सन को वो डिस्कशन का एक हमने मौका दिया था कि आप आओ और वो टॉपिक समझाओ, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज हमारी बहुत हेल्प करेगा कि अगर हम किसी के सामने बोल नहीं सकते तो हम बहुत मुश्किल होगी इंटरव्यू को क्रैक करना। तो हम जब जीडी करते थे तो ये चीज का हमने खास ध्यान रखा, और इंटरव्यूज भी हमने मॉक लेनी शुरू करी एक दूसरे के खुद से। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही मंजिल पर पहुंचते हैं। वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, श्रुति, जिन्होंने एसबीआई पीओ में टॉप किया था। माय नेम इज निमिषा बंसल एंड आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आज के सेशन में हम श्रुति से जानेंगे वो सारी स्ट्रैटेजीज जो उनको उनके मंजिल के बहुत करीब ले गई और आपको भी आपकी मंजिल के बहुत करीब लेके जाएंगे। Hi Shruti, how are you? Hi, I'm good. How are you? I am fine. So, what are you excited most about in these days? Tea, coffee, or some hobby? Tea. I love tea. Achha, you love Being tea. a banker, every banker loves to drink tea. Achha. And how is your quarantine going? Quarantine as usual days, because bankers have no leave, no quarantine. Yes, that's true. That's true. Bankers की ड्यूटी चल ही रही है पूरे टाइम। ओके, सो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कब आपको लगा कि मुझे बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए? कब वो स्ट्राइक हुआ आपको कि मैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, बैंकिंग जॉब्स के लिए ही बनी हुई हूँ और मुझे उसी की प्रिपरेशन में अपना टाइम डिवोट करना चाहिए? मैं मतलब +1 +2 मेरी कॉमर्स में हुई है, तो मीन्स मेरा शुरू से ये था कि मुझे बैंकिंग लाइन में आना है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा चला, मैंने ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में करी, फिर मैंने मास्टर्स करी, अपनी एमबीए करा फाइनेंस में, तो था एक मेरा शुरू से लिंक ही बैंकिंग के साथ था, तो मुझे बैंकिंग में आना ही था। तो आपने कब स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन? 2018 में स्टार्ट करा था मैंने, जनवरी 2018। अच्छा, 2018 में। और कितना टाइम लगा आपको बिल्कुल फाइनल जॉब में आने में? 2019 अक्टूबर में जब इसका एसबीआई का रिजल्ट आया, उससे पहले मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, काफी मेंस मेरे क्लियर हैं, इवन आई हैव क्लियर्ड 5 to 6 मेंस। अच्छा, बट तो आई हैव मेंस क्लियर करने के बाद फिर आपने एसबीआई सिलेक्ट किया। अच्छा, कौन-कौन से ऑफर लेटर्स थे आपके पास? आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा, एलआईसी एडीओ, अच्छा, एसबीआई पीओ 2019, एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, अच्छा, वाओ, क्रैक करा था, बट उसका इंटरव्यू मैं नहीं दे पाई बिकॉज मेरे को एसबीआई के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑफर लेटर्स, देन यू वर द चूजर। आपको चूज करना था इतने सारे में से मुझे कहाँ जाना है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत जान के खुशी हुई। तो आपने जब सोचा कि मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगी और आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? फर्स्ट स्टेप जो आपको लगता है वही आपका मेन स्टेप था जिस पे आप चलते चले गए, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना मैंने सोचा, उसके लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, वहां से मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करने शुरू करे, बिकॉज कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैथ्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था जितना इंजीनियर बैकग्राउंड वालों का होता है, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम इंजीनियर्स अगर देखें तो वो बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती हूँ और अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करती हूँ। अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था उस टाइम पे? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्या? रीजनिंग ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट। अगर कहीं भी मन नहीं लगता तो रीजनिंग को ऑप्ट करो। अच्छा, रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो मतलब मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे ऐसा? स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, किसी चीज में स्ट्रगल नहीं, बट अगर किसी चीज को अच्छा लगता था कि कोई चीज करें हम, तो वो रीजनिंग थी। मैं रीजनिंग प्रेफर करती थी हमेशा। अच्छा, ओके। सो कोई ऐसी ट्रिक या कोई स्ट्रैटेजी जो आपको रीजनिंग में आप हमेशा फॉलो करते हो और आपको लगता है कि वो हमेशा वर्क करती है? मैं रीजनिंग में मेनली पजल्स के लिए ट्रिक्स यूज करती थी,
बिकॉज अगर एक पजल को शुरू करने के लिए अगर हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलता तो मैं बिल्कुल एंड पे जाती थी, उसको बीच में से नहीं पढ़ती थी, क्योंकि अगर पजल को शुरू करना है या तो स्टार्टिंग में कुछ होगा या बिल्कुल एंड पे कुछ होगा। तो मेरी हमेशा एक ही ट्रिक रहती थी, एक ही स्ट्रेटेजी रहती थी रीजनिंग को सॉल्व करने के टाइम पे, कि पहले मैं ढूंढूं कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तभी उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जब हमें पाथ ही नहीं पता कहाँ से जाना है तो हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप रीजनिंग मतलब बेसिकली पजल्स में यही ट्रिक लगाते थे कि आप या तो स्टार्टिंग लिखते थे या फिर आप एंडिंग लिखते थे? बिल्कुल। अच्छा, और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस कैसे आप जल्दी कर पाते थे, या कुछ ट्रिक बच्चों को जो कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं? कैलकुलेशन के लिए मैंने आज तक एक भी ट्रिक नहीं यूज करी, ना मैंने प्रीलिम्स में कोई ट्रिक यूज करी, ना मेंस में। मैं हर चीज लॉन्ग मेथड से करती थी क्योंकि मैं श्योर होती थी, बट मैंने लॉन्ग मेथड में अपनी इतनी स्पीड बना ली थी कि मैं उतना ही टाइम लेती थी जितना किसी ट्रिक वाले बच्चे को लगता था। बिकॉज अच्छा, ट्रिक में हम श्योर नहीं हो पाते कि हमने सही ट्रिक चूज करी है या नहीं। समटाइम्स हम भूल जाते क्योंकि इतनी ट्रिक्स है मैथमेटिक्स में करने के लिए, वो ध्यान नहीं रखती, तो मैं लॉन्ग मेथड यूज करती थी। और सबसे ज्यादा जरूरी है टेबल्स को याद करना, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। कितने नंबर्स तक का टेबल्स आप सजेस्ट करोगे याद करना चाहिए बच्चे को? 30 तो मिनिमम करने चाहिए, 30 तक 30 याद मिनट होने चाहिए। आपको 30 तक, आपने 30 तक याद किए थे? हाँ, मैंने 30 तक याद करे थे, बट वो एक पीरियड तक थे क्योंकि वो हमेशा रिमाइंड नहीं रहते, क्योंकि उसको डेली सुबह उठ के सबसे पहला काम होता था कि पहले टेबल्स को रिवाइज कर लो एक बारी। डेली शेड्यूल में था ये मेरे कि मैं पहले टेबल रिवाइज करती थी। अच्छा, तो आपने कुछ ऐसे नोट्स भी बना रखे थे जो आपने कहीं स्टिक कर रखे हो, या कुछ ऐसा टेबल बना? टेबल्स के मैंने स्टिक करे हुए थे, ऐसा मैंने और कोई ज्यादा नोट्स नहीं बनाए, बट मैं टेबल्स थे वो मैं रूम में लगा के रखती थी कि आते जाते या कुछ भी करते हुए मुझे टेबल ध्यान में आते रहे। या स्क्वायर्स और क्यूब भी मैंने लगा के रखे हुए थे रूम में। अच्छा, तो स्क्वायर्स और क्यूब्स भी आपने 30 तक याद किए हुए थे सारे? हाँ, क्यूब्स 30 तक थे, स्क्वायर्स तो मैंने फिर भी 50 to 60 के नियर अबाउट याद कर लिए थे। अच्छा, क्यूब्स आपने 30 तक याद किए हुए थे। चलो, वंडरफुल। इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की प्री एग्जाम की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो? इंग्लिश के लिए ऐसा मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर को फॉलो करा था, कोई बुक मैंने फॉलो नहीं करी। न्यूज़पेपर सिर्फ इस पर्पज से पढ़ती थी क्योंकि मैं जीके में बहुत वीक थी, मैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के खुश थी। बट मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि मैं इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं। मैं लाइन पढ़ती थी, मैं देखती थी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करा है, वो कैसे करा हुआ है उसको फॉर्म। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा एक ही लॉजिक था कि मैं उसमें इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूँ। अच्छा, तो आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे और कितने आर्टिकल्स रोज पढ़ते थे, मतलब ऐसा कुछ था? रेगुलरली पढ़ते थे हमें, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करा था वहाँ पे हमें रिकमेंड द हिंदू ही करा गया था, तो द हिंदू पढ़ते थे। शुरुआत में हमें 3 से 4 घंटे लगते थे एडिटोरियल कवर करने में, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया पढ़ते गए तो 2 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर भी कवर हो जाता। 2 घंटे में, मतलब आप बोलो एडिटोरियल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ? इंग्लिश की बात करें तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि ग्रामर आपने कहाँ से स्ट्रॉन्ग किया? ग्रामर के लिए भी मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल टेंसेस थे जो शुरू से हमने सीखे हैं, सिर्फ वो टेंसेस को ध्यान में रखा, और जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सब कुछ समझ आता है, क्योंकि कभी भी न्यूज़पेपर में हमें कोई एरर नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अब जैसे अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की आपकी बात करूं तो आप इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे? मैं 10th तक तो मेरा हिंदी मीडियम था, बट उसके बाद तो सारी स्टडी मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई है। रीजनिंग का एक टॉपिक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो 50% रीजनिंग तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। और इसको बनाने के लिए एक जो अप्रोच मैं बताता हूं, अगर वो आपने फॉलो कर ली तो कोई ऐसा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है जो आपसे कभी ना बने। बैंक के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक टेक्निक जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना चाहिए। एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी का होना जरूरी है, तो मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि आप स्पीड को बरकरार रखते हुए अपनी एक्यूरेसी भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। 0.25 से सिलेक्शन रुक जाने की जो फीलिंग होती है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन सिलेक्शन ना होने के बाद भी एक जुनून होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी जुनून को लेकर मैं आगे बढ़ता चला गया, अपनी गलतियों से कुछ सीखता गया, और उन्हीं गलतियों को इम्प्रूव करते हुए जब 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे काफ़ी सारे पेपर क्लियर हुए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, इंडियन बैंक पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईडीबीआई पीओ।
मैं हूं अंकुश लांबा। मैं पढ़ाता हूं मैथ्स और रीजनिंग बैंक एग्जाम के लिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मुझे वहां फॉलो करें। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हिंदी से इंग्लिश में आने में, या फिर चीजें बहुत आराम से हो गई? आराम से हो रही थी, स्मूथली अच्छा। फ्लो के साथ जा रही थी। ये चीज नहीं हुई कि मुझे हर चीज में दिक्कत आ रही थी, बट जिस चीज में इश्यू आता था पहले मैं उसको क्लियर करती थी अपना, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती थी। मैं ये नहीं था कि अगर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ या ये टॉपिक नहीं हुआ तो मैं आगे चली जाऊंगी। मैं उस चीज पे स्टिक रहती थी जब तक वो मेरे को समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो जब आपने प्री एग्जाम दिया तो आपको क्या लगता है, प्री इज मोर अबाउट स्पीड, स्पीड का सारा खेल है या कॉन्सेप्ट्स का सारा खेल है प्री में? कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेसी, स्पीड तो बन कॉन्सेप्ट। जाती है। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्री के लिए आई डोंट नो या आई डोंट थिंक कि उसके लिए हमें स्पीड की जरूरत है। स्पीड बन जाएगी अगर हमें आता है, हमने प्रैक्टिस करी है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए होगा। अच्छा, तो आप स्पीड मेंटेन करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते थे? मैं मोक्स लगाती थी, मतलब प्री के तो दिन में 5 से 6 मोक्स लगाती थी, आराम से अच्छा। लगाती थी इतने। अगर मैं साथ में मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो 4 मेरे प्री के होते थे मोक्स और 1 मेरा मेंस का मॉक होता था। अच्छा, तो आपने ऐसे अलग अलग डिवाइड कर करके प्रिपरेशन की थी या एक साथ दोनों की, प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन की नहीं, थी? शुरुआत जैसे 2018 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, सबसे हाँ। पहला एग्जाम मैंने एसबी क्लरिकल दिया था, उसका प्री मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। अच्छा। तो तभी मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो मेंस और अच्छा। प्री में मेरे साइमल्टेनियसली चलते रहे। अच्छा, मतलब आपने साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया था, अलग अलग करने में तो और ज्यादा टाइम लग जाता अदरवाइज। बिल्कुल। हाँ, तो आपने साथ साथ प्रिपरेशन की थी, प्री और मेंस दोनों की। अच्छा, मॉक टेस्ट जब आप देते थे तो आप पूरा मॉक टेस्ट एक बार में ही देते थे या अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम पे देते थे? कैसे करते थे आप मॉक टेस्ट जब देते थे? बिल्कुल एक गो में मैं देती थी सेट को, क्योंकि ये था कि अच्छा। जो चीज मैंने पेपर में फेस करनी है वही चीज मैं अपना घर पे भी करती थी। वही पूरा अच्छा। माहौल मैं बनाती थी। मेरे रूम में कोई नहीं आता था जिस टाइम पे मैं मॉक लगा रही हूँ, अपना टाइम मेरा उस पे तो सेट पे तो चल ही रहा होता था। मैं अपना फर्दर टाइम भी लगाती थी कि कौन सा सेट मैंने कितने टाइम में कंप्लीट करा। मीन्स अगर मैंने इंग्लिश को अटेम्प्ट करा है, इंग्लिश के लिए प्री में मेरे को 20 मिनट्स मिले हैं, तो मैंने वो इंग्लिश को कितनी देर में अटेम्प्ट करा, तो उसका भी मैं अच्छा। टाइम अलग से लगाती थी। अच्छा, तो आप मॉक्स मतलब बिल्कुल पूरा मॉक एक बार में देते थे और पूरा बिल्कुल टाइमर के साथ देते थे कि आपको बिल्कुल एग्जाम वाला एनवायरनमेंट मिले। तो उसके बाद उस मॉक को एनालाइज भी करते थे आप? बिल्कुल। अगर हम किसी मोक को लगाने के बाद एनालाइज नहीं करते तो वो मोक हमारा वेस्ट है। मेरे लिए अच्छा। जितने मैंने मॉक्स लगाए, चाहे मैं एक मॉक कम लगा लेती थी, बट जो मॉक मैंने लगाया उसको एनालाइज करती थी, उसके बिना मैं नेक्स्ट मॉक पे जाती नहीं थी। अच्छा, कितना टाइम लगता था आपको एक मॉक एनालाइज करने में, अगर मैं लगभग बात करूँ तो? प्री के शुरू में मैं बात करूं तो प्री को 1 घंटा आराम से लगता था। अगर 1 घंटे का मेरा मॉक है तो 1 घंटा मैं उसको एनालाइज करने पे लगाती थी, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व हुआ टाइम के बीच में, पहले तो उसको समझती थी कि वो क्वेश्चन होगा कैसे, उसके बाद फिर से उसको मैं ट्राई करती थी कि बिना किसी चीज से देखे मैं उसको सॉल्व करके देखूं। अच्छा, जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा होता था कभी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ, अब नहीं हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मैं क्या लगी हुई हूँ बुक्स में, ऐसी वाली फीलिंग कभी आती थी? बहुत बड़ी हुआ था, क्योंकि एक बूस्ट आया था जब मेरा एसबी क्लरिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो गया था और मेंस में 100 कट ऑफ थी और मेरे 86 मार्क्स थे। तो चलो उस टाइम पे ये था कि अभी पहला एग्जाम दिया है, कोई बात नहीं, आगे बहुत एग्जाम्स आएंगे। आरआरबीज दिए मैंने, आईबीपीएस दिए। तो जब मेरे मेंस एक एक दो दो नंबर पे रुकने लगे, उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता था। उस टाइम लगता था मैं नहीं कर सकती। और मैं ऐसी बंदी थी कि जिसमें पेशेंस लेवल 0 था। मैं किसी चीज में ड्यूरिंग माई स्टडीज इन एमबीए इन ग्रेजुएशन मैं बिल्कुल पेशेंस नहीं रखती थी। अगर मेरे को कोई चीज चाहिए या कोई चीज करनी है, मैं तभी करती थी। बट यहाँ पे मेरे को इतने फेलियर्स देखने को मिले। आरआरबी नहीं क्लियर हुआ, आईबीपीएस क्लरिकल मेरा 1 नंबर से रुका था। मतलब जिस एग्जाम के लिए मैं बिल्कुल श्योर होती थी एग्जाम देके आने के बाद, वो मेरा 1 या 2 नंबर पे जब रुकता था तो बहुत डिमोटिवेशन होती थी। ऐसे में अपने बट आप को कैसे मोटिवेट करते थे? उसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी था। तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट करा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, अगर उनका एग्जाम क्लियर भी हुआ था, वो इस खुशी में नहीं होते थे, वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, तू बहुत पास है, अगर तू 1 नंबर से रुकी है कोई बात नहीं, थोड़े पुश की जरूरत है, तू पास कर लेगी। तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी था। दोस्तों का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एकदम ठीक बात है। सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है उस फेज से बाहर निकलना, उस डिमोटिवेशन फेज से। और मुझे बहुत सारे कभी स्टूडेंट्स। मुझे कभी मेरी फैमिली में ये नहीं बोला गया कि तुमने इतने एग्जाम दे दिए, तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। वो कहते थे कोई बात नहीं, नहीं हुआ नेक्स्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है।
ये मोटिवेशन थी। सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो वही सपोर्ट है जो हमें बार बार गिर के उठने पर मजबूर कर देता है कि नहीं, इस बार तो हमने निकालना ही है, हमें करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, तो ये थी आपकी प्री की स्ट्रैटेजी। चलिए, प्री बहुत मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, प्री बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है, बट जहाँ वो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना टेस्टिंग चीज जो होती है वो मेंस होती है। तो मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करी थी? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने मेंस में ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा कि जिसकी वजह से आपको बहुत बूस्ट मिला, आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हुआ और आपका मेंस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया उस मैथ्स सब्जेक्ट में? मैथ्स में अगर बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन आ गई तो उसका मेंस नहीं रुकता, क्योंकि मैथ्स और जनरल अवेयरनेस मेंस एग्जाम में ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें स्कोर कर लिया तो एग्जाम नहीं रुकेगा। तो मैंने सबसे पहले अपनी डीआईज को स्ट्रॉन्ग करा, क्योंकि मैं मैथ्स से थोड़ा भागती थी कि मुझे मैथ्स, मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन होती कि मैं रीजनिंग करूँ या मैं मैथ्स करूँ, मैं रीजनिंग की तरफ भागती थी, मैं मैथ्स नहीं करती थी। तो मुझे होता था मैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ज्यादा कर लूंगी, मैं मैथ्स नहीं करूंगी। मेरे को चाहे आता होता था, पर मेरे को पता नहीं क्यों एक फियर था कि मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी। बट जब मैंने एसबीआई के मॉक्स लगाने शुरू करिए, मींस आईबीपीएस क्लरिकल मेरा क्लियर नहीं हुआ जब मेंस, तो उसके बाद मैंने इस तरीके से, क्योंकि प्री मुझे पता था प्री नहीं रुकेंगे मेरे, क्योंकि इतने प्री क्लियर कर चुकी थी, तो मैंने प्री का एक भी सेट नहीं लगाया। इवन एसबीआई पीओ का मैंने प्री का सेट नहीं लगाया था, मैंने बिना प्री के सेट लगाए वो क्लियर करा था। मैंने सिर्फ मेंस पे फोकस करना शुरू करा। उस टाइम पे मैं सिर्फ मेंस के सेट लगाती थी। हाँ जी, अब बात करते हैं रीजनिंग की। क्या रीजनिंग में बहुत टाइम लगता था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? या जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा है कि मेंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम निकल जाता है, वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपके साथ भी सेम चीज थी या आप बहुत जल्दी आराम से कर लेते थे? नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस मैं कहूंगी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर हमें पता है कि पजल मेंस में हमारे पास मैक्सिमम पजल्स आएंगी, तो पजल देख के पहचानना कि मैं पजल सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं, या उस तरीके की पजल की मैंने प्रैक्टिस करी है या नहीं, मुझे देख के पता चल जाता था कि ये पजल मेरी बन जाएगी, मैं शुरू कर लेती थी। और अगर मेरी कोई पजल अटकती थी, 5 मिनट से ज्यादा अगर किसी पजल पे लगते थे, मैं वो पजल स्किप कर देती थी, क्योंकि वो 5 मिनट की पजल मुझे आगे के आधे घंटे को वेस्ट करने में हेल्प करेगी, इसीलिए मैं उसको स्किप कर देती थी। अच्छा, तो मतलब पहले आप एनालाइज करते थे कि आप इस पजल को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको कहीं भी फील होता था कि आप अटक रहे हो तो आप उसको छोड़ देते थे, क्योंकि अदरवाइज वो पूरा टाइम कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, इंग्लिश में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने? जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, तो जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो न्यूज़पेपर के किसी एडिटोरियल में से आएगा। कोई ऐसा आर्टिकल होता था जो वहां पे एग्जाम में मिलता था, जब हमने वो आर्टिकल रीड करा हुआ है, हमें पता है क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसको आंसर करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अच्छा, तो मतलब वही है कि भाई रीडिंग एबिलिटीज तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है, चाहे वो कैसे भी करो। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके करो, आप पेपर रीडिंग करके करो, बट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रीडिंग स्किल्स। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं कि मूवीज देखें, हिंदी मूवीज के जो नीचे हमें सब टाइटल्स आते हैं उनको पढ़ते रहे, क्योंकि वहां पे भी इंग्लिश बिल्कुल एक्यूरेटली दी होती है। और जब उसको पढ़ेंगे, अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल लगता है तो वो सब टाइटल्स को पढ़ेंगे, मूवी भी देखेंगे और सब टाइटल्स पढ़ेंगे, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अच्छा, मतलब मूवीज देखने का भी आप सजेस्ट करोगे, लेकिन जिस बच्चे के पास सिर्फ 4 से 5 महीने है, क्या उसको मूवीज देखना आप सजेस्ट करोगे, या जिसके पास 1 से 1.5 साल है वो कर सकता है? मूवीज एज इन कि अगर हमारे पास टाइम चाहे 4 से 5 महीने चाहे 1 साल है हमारे पास, हम खाना खाने के टाइम पे फोन यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट कुछ देर के लिए लेना चाहेंगे, हर बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए एक लैब चाहिए होता है, तो उस टाइम पे अपनी मूवी देखे और सब टाइटल्स पढ़े, दोनों काम होंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा और इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अच्छा, मतलब इंग्लिश मूवीज अगर स्टूडेंट्स वॉच करेंगे तो उनको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और उनका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, राइट? अच्छा, जब आपके पास आया कि आपका प्री क्लियर हो गया, तब खुशी हुई होगी आपको, डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। जब मेंस क्लियर हो गया तब बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। तो उस टाइम पे जब आपको पास आपका रिजल्ट था आपके सामने कि आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है, उस समय सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आया, या ऐसी क्या चीज आई उस समय कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया? व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट पॉइंट? जब मेंस का रिजल्ट आया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रात को सो चुकी थी, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग पता चला कि मेरा एसबीआई पीओ क्रैक हो चुका है मेंस। तो वो भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा रिजल्ट चेक करा और मेरे को सुबह उठाया, क्योंकि मैं रात को पढ़ती थी,
तो वो एक पीरियड ऐसा आ गया था IBPS क्लरिकल के बाद कि मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेंशन नहीं चाहिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेंशन दिमाग पे नहीं होनी चाहिए। तो जब मेरा रिजल्ट आया कि SBI PO मेरा क्रैक हो गया, मतलब दिमाग में यही था कि अभी इंटरव्यू नहीं छोड़नी। रिजल्ट आते ही मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, सिर्फ ये आया कि इंटरव्यू नहीं छोड़नी है अभी मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास IDBI असिस्टेंट मैनेजर पॉजिटिव था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू में नहीं छोड़ पाऊंगी, इसके इंटरव्यू तो मैं ले जाऊंगी आराम से। अच्छा, आपको कितना टाइम मिला? आपका मेंस का रिजल्ट आया, GD और इंटरव्यू में कितना टाइम मिला आपको लगभग प्रिपरेशन के लिए? अप्रोक्सीमेटली 20 डेज थे मेरे पास, 20 to 25 डेज थे। 20 या 25 डेज थे। तो उस दौरान आपने क्या किया उन 20 to 25 डेज के टाइम पे? मतलब आपका कंप्लीट फोकस अब बिल्कुल आई थिंक थ्योरी से हट गया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से हट गया होगा, वो कंप्लीट आपके स्किल्स पे आ गया होगा। तो उस दौरान आपने उन 20 से 25 दिन को कैसे यूटिलाइज किया? जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग हमने अपने इंस्टीट्यूट में दोबारा कंटिन्यू करा, और जो हम 10 से 15 फ्रेंड्स थे जिनका क्लियर हुआ था, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशंस प्लान कर ली। क्योंकि जो करंट टॉपिक्स चल रहे थे, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन अपनी शुरू कर दी। डेली हर टॉपिक एक पर्सन पहले समझाता था हमें कि ये टॉपिक है क्या, फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते थे। और हर एक सिंगल पर्सन को वो डिस्कशन का एक हमने मौका दिया था कि आप आओ और वो टॉपिक समझाओ, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज हमारी बहुत हेल्प करेगा कि अगर हम किसी के सामने बोल नहीं सकते तो हम बहुत मुश्किल होगी इंटरव्यू को क्रैक करना। तो हम जब GD करते थे तो ये चीज का हमने खास ध्यान रखा, और इंटरव्यूज भी हमने मॉक लेनी शुरू करी एक दूसरे के खुद से। यहाँ से मुझे एक चीज याद आती है, जनरल अवेयरनेस की आपने तैयारी कैसे करी मेंस एग्जाम? जनरल अवेयरनेस में मैं बहुत भागी हूँ। मतलब अगर मेरे मेंस रुके हैं शुरू से लेके, क्लरिकल का हो चाहे PO का हो, मेंस रुके हैं वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के कारण रुके हैं, क्योंकि मेरा GK में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं इतना भागती थी, मैं नहीं कर पाती थी। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो मैंने जो बैंकर्स अड्डा का एक फुल सेट आता था वो मैं निकलवाती थी प्रिंट, उसको पढ़ना शुरू करती। वो पढ़ लेते थे, बट जब तक हम एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे उसको तो वो याद नहीं होती थी। तो वही हमारा ग्रुप होता था, वही 10 लोगों का, हम बैठ के क्लास में वो डिस्कस करते थे कि डेली की क्या न्यूज है। 10 से 15 न्यूज याद करते, एक दूसरे से सुनते उसको, हमारे रिमाइंड हो जाती, फिर नेक्स्ट न्यूज पे जाते थे हम लोग। तो हमारी जनरल अवेयरनेस के लिए हमने यही फॉलो करा है। अच्छा, मतलब डेली आप न्यूज को पढ़ते थे, फिर एक दूसरे से रिवाइज करते थे, मतलब बेसिकली आप ग्रुप स्टडी वाले ग्रुप स्टडी हो जो आप मिलके स्टडी करते थे? बिल्कुल। अगर हमने मॉक्स भी लगाए थे तो हम 5 से 6 लोग मिलके मॉक्स लगाते थे, सेम टाइम पे मॉक शुरू होता था, कि ये ना हो कि एक पर्सन बीच में छोड़ के कि मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, वो चीज ना हो। 5 से 6 लोग इकट्ठा लगाते थे। उसके बाद जो मार्क्स आते थे, मार्क्स को कंपेयर करते थे, क्योंकि एक होता है ना कि कंपटीशन की फीलिंग आती है जब हम 5 से 6 लोग लगा रहे हैं सिर्फ, उसके मार्क्स ज्यादा क्यों आए या उसके किस सेक्शन में ज्यादा आए, जो उसका अच्छा हुआ वो समझाएगा नेक्स्ट डे आके हमें। तो इस चीज से हमने पढ़ाई शुरू करी हुई थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन में मतलब मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश में हुआ था आपका GD, या हिंदी में हुआ था, या बाइलिंगुअल था, दोनों लैंग्वेजेस जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हैं, कैसे? GD हमारा बाइलिंगुअल था। मतलब कुछ थे जो बिल्कुल इंग्लिश बोलना चाह रहे थे, बट कुछ थे हिंदी में थे, तो वो हमने बाइलिंगुअल उसी टाइम पे, जो हम 10-11 लोग थे पैनल में, तो हम 11 लोगों ने अपनी मतलब मिक्स लैंग्वेज यूज करके बाइलिंगुअल करके उसको हमने GD को कंप्लीट करा वहाँ पे। अच्छा, टॉपिक याद है आपको? GD का क्या टॉपिक था आपका? बहुत सिंपल टॉपिक था कि जैसे प्लेग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं, जैसे सोसाइटीज डेवलप हो रही है, प्लेग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं, तो बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो उस पे आपके टॉपिक्स थे। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में मतलब क्या था? जो स्टूडेंट्स इंग्लिश, वो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कभी कि जिन्होंने इंग्लिश ज्यादा यूज की हो उनका सिलेक्शन हुआ हो, उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए हो, या कुछ ऐसा हुआ जो लोग ज्यादा बोल रहे थे उनके मार्क्स, कुछ ऐसा फील हुआ आपको? मतलब कुछ भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे? जितना मैंने वहां पे एनालाइज करा तो वो चीज बिल्कुल नहीं थी। वो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि लैंग्वेज आपका बैरियर रहेगा ही नहीं, आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बट आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हमारे ग्रुप में भी यही था, कंटेंट सबने जो भी बोला कंटेंट के ऊपर बोला, क्योंकि अगर कंटेंट से डाइवर्ट होते थे तो सारे ग्रुप के मार्क्स जा रहे थे। तो हमने जो स्ट्रेटेजी पूरे ग्रुप ने बनाई वहां पे बैठ के कि कंटेंट पे रहेंगे, पूरा जो डाटा आता है वही बोलेंगे, गलत फेक डाटा हम लेके ही नहीं आएंगे। और लैंग्वेज का तो कोई ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया था पैनलिस्ट ने कि कोई दिक्कत कोई बैरियर नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अच्छा, सबको टर्न दिया गया था बोलने का, या फिर बिल्कुल जैसे नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है कि जो बोल पा रहा था वही बोल रहा था? कैसे हुआ था मतलब कंडक्ट? हमारे में कुछ ऐसा नहीं था। शुरू में तो जिसको मौका लग रहा था वो बोल रहा था, बट एंड पे हमने नोटिस करा, क्योंकि वो चीज वो पैनलिस्ट भी नोटिस कर रहे थे कि अगर हमने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया तो उस बंदे का मार्क्स जाएगा वहां पे।
तो उन लोगों ने क्या करा कि वो हम जैसे हमारी डिस्कशन हुई, हम 5 से 6 लोग थे और ज्यादा हम डिस्कस कर रहे थे, बट 3 से 4 लोग ऐसे थे जो नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि हमारी डिस्कशन ज्यादा हो रही थी। तो हमने नेक्स्ट वाले को मौका दिया कि आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहो तो दे सकते हो ना। तो उन्होंने जब बोला तो उस चीज में हमारी उन्होंने एप्रिसिएशन भी करी थी वहाँ पे। अच्छा, मतलब बेसिकली सबको टर्न मिला बोलने का, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था और ग्रुप डिस्कशन जो हुआ बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हुआ, डिबेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे हमने ज्यादातर देखा है वो ग्रुप डिस्कशन एक डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। सबसे पहले तो नर्वस होंगे आप जब आप पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहे होंगे? जब मेरी टर्न आने वाली थी उस टाइम पे थोड़ा फील हुआ था कि नेक्स्ट मेरी टर्न है, बट जब मैं हॉल में एंटर करी नर्वसनेस बिल्कुल चली गई। वहां पे जाके ये था कि अपना बेस्ट देना है, अपनी नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग थे जो आपको इंटरव्यू ले रहे थे पैनल में? 5 लोग थे, 4 मेल्स और 1 फीमेल। अच्छा, तो आपने जब आप गए थे तो आपने विश कैसे किया? 1 to 1 सभी को विश किया या एक ही बार में सबको एक साथ विश कर दिया? जिससे मेरा सबसे पहले आई कांटेक्ट हुआ था, जो बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हुए थे, तो उनसे आई कांटेक्ट हुआ तो उनको डायरेक्ट विश करा, बाकी सबके लिए मैंने गुड इवनिंग टू एवरीवन कर दिया था। अच्छा, इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल था या इंग्लिश में था या? बिल्कुल इंग्लिश में। बिल्कुल ही इंग्लिश में था। अच्छा, तो आपको ऐसा फील भी हुआ कि अगर स्टूडेंट अगर हेजिडेंट है इंग्लिश में तो क्या वो हिंदी में अगर बोलेगा तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर ठीक था, दे वर कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस? दे वर कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज मतलब आज तक ना ही जीडी में ना ही पर्सनल इंटरव्यू में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। नहीं। लर्नर्स, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं इस चीज को लेके कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा जीडी इंटरव्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मेक श्योर इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ना ही जीडी में ना ही इंटरव्यू में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में दीजिए, आप हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में दीजिए। चलो, तो श्रुति क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हो तो? क्वेश्चंस तो शुरुआत मेरी एजुकेशन से हुई थी, मैंने एमबीए करा था और मे बी जिन्होंने शुरुआत करी थी जो वहाँ पे सीनियर अथॉरिटी बैठे थे वो शायद एमबीए होंगे, तो बिल्कुल बेसिक से लेके एमबीए से मेरी टॉप तक गए कि मेरे जो चारों सेमेस्टर थे हर सिंगल सेमेस्टर से उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पुट करे और मेरा एमबीए में काफी अच्छा रैंक था तो मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं आई, तो मैंने वो इजीली बता दिए। उसके बाद एसबीआई के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना नेटवर्क है एसबीआई का, वो सब पूछा गया। हॉबीज को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अपनी हॉबीज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जब भी इंटरव्यू पे जाओगे, क्योंकि हॉबीज के आप पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली दो चीजें जो आपने अपने इंटरव्यू से सीखी और जो आप लर्नर्स को बताना चाहते हो, एक तो आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करके जाओ कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपने क्यों कोई चीज क्यों सिलेक्ट की, आपकी हॉबीज क्या है और उन हॉबीज का एक एग्जांपल भी होना चाहिए आपके पास। एंड द सेकंड पॉइंट इज जिस बैंक के लिए आप अपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई पीओ के लिए अपेयर कर रहे हो तो एसबीआई के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी ही चाहिए। कुछ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? नहीं, मेरे से करंट अफेयर्स में से कुछ भी नहीं पूछा गया। अच्छा, कितने टाइम का हुआ था इंटरव्यू, कितना ड्यूरेशन था उसका? 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा। 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू। अच्छा फील हो रहा था इंटरव्यू देते समय, फिर ऐसा लग रहा था कुछ स्ट्रेस इंटरव्यू? क्योंकि जब मैं आंसर कर रही थी जो मतलब क्वेश्चनर थे उनके फेस पे एक स्माइल आ रही थी, उनकी सेटिस्फेक्शन दिख रही थी, तो मेरे को जो टेंशन थोड़ी बहुत भी थी वो मेरी जा रही थी, मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी फिर, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। तो जब आप बाहर आए वहां से तो आपको फील हुआ कि हाँ आज तो मैंने कर दिया, एकदम हो गया? बिल्कुल, मीन्स इंटरव्यू हॉल से बाहर आते ही मेरे फेस पे एक स्माइल थी कि हाँ मेरा हो गया, मुझे नहीं रोक सकता कोई। तो मतलब आपको ऐसा फील हो गया कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, जीडी अच्छा हुआ है, मेंस आप ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके हो, तो अब अगला एसबीआई में ही जाके अब तो जॉब शुरू करनी। ड्रीम जॉब थी आपकी है या ड्रीम जॉब तो नहीं कह सकते, मतलब बैंकिंग सेक्टर में आना था मेरे को, बट एज आना पीओ था। बैंक चाहे वो आईबीपीएस के थ्रू मिलता चाहे एसबीआई तो चलो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, तो इसमें आके तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं और जो उस पोजीशन पे आना चाहते हैं जिस पोजीशन पे आप हो आज, उन सभी के लिए सजेशन यही होगा कि एक तो प्रैक्टिस पे ध्यान दें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। कोई भी एग्जाम ऐसा टफ नहीं होता, अगर कंपेयर करें क्लेरिकल को पीओ से तो क्लेरिकल मैं कहूंगी थोड़ा ज्यादा टफ होता है पीओ से, क्योंकि क्लेरिकल में बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पीओ में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लेरिकल को पहले क्लियर कर रखा है। पीओ में हमने उन बच्चों से कम्पीट करना होता है कि जो बच्चे एक कह सकते हैं कि क्रीम होती है। क्लेरिकल बहुत टफ होता है क्योंकि हर बच्चे का सिलेक्ट होता है और वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्लरिकल में कंपैरेटिव टू पीओ बहुत बच्चे सिलेक्ट करे जाते हैं मेंस के लिए, बट पीओ में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही आते हैं। तो इसीलिए अपना फोकस रखो, प्रैक्टिस रखो, और डीमोटिवेट होते हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हर कोई यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुंचा, बहुत फेलियर्स हमने भी फेस करे हैं, सब फेलियर्स फेस करते हैं, बट हर फेलियर हमें कुछ सिखा के जाता है। हमने कोई गलती करी इसीलिए हमारा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो वो गलती को पहचानो कि हमने क्या गलती करी थी और उससे ओवरकम करने की कोशिश करो। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते थे? एग्जाम के टाइम पे एज अ स्ट्रेस मेरे को एक दिन पहले ज्यादा होता था कि कल मेरा एग्जाम है, वो भी मेंस के टाइम पे, प्री के टाइम पे नहीं होता था। बट इसीलिए मैं क्या करती थी, मेंस के एक दिन पहले मैं बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाती थी, बिल्कुल भी। मैं इतना रिलैक्स रहने की कोशिश करती थी कि नहीं, अगर अभी बुक्स उठाऊंगी तो मैं सब कुछ भूलना शुरू कर दूंगी, और जो भूलूंगी वो मेरे दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले मैं पूरा रिलैक्स रहती थी, अपना एंजॉय करती थी, इवन मैं मूवी भी देख लेती थी। तो मेन से पहले पूरा रिलैक्स होके जाओ, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले पढ़ोगे मैं ये भी कवर कर लूं, मैं ये भी कवर कर लूं, उस चक्कर में आप जो आपको आता है वो भी भूल जाओ। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करे और हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? आप एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करते थे या आपने ओवरऑल प्रिपरेशन की जिससे आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए? मतलब क्या आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी थी कि आपके इतने सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए? मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम को लेके प्रिपेयर नहीं करा, मैंने कंटिन्यूसली प्रिपरेशन रखी। चाहे जो भी एग्जाम आ रहा है, मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे सिर्फ इसी के मॉक्स लगाने हैं, मैं कंटिन्यूसली जो मॉक मेरे को मिलता था मैं लगाती थी, सबके लिए प्रिपेयर करती थी, चाहे वो आरआरबी है, आईबीपीएस है, चाहे एसबीआई है। इवन मैंने इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी दिए, तो मैंने कंटिन्यूस अपनी एक रखी कि मैंने सेट्स लगाने हैं, मेरे पास सेट नहीं खत्म होने चाहिए। लाइक मैंने एसबीआई के सेट लगाए, प्री के भी लगाए, मेंस के भी लगाए, मेरी सीरीज खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पास एग्जाम फिल करने के बाद एग्जाम आने तक का बहुत टाइम होता था, उतने में मेरे मॉक्स खत्म हो जाते थे। क्योंकि अगर मैं प्री की बात करूँ, दिन में 5 या 6 सेट लगाऊंगी तो 20 मॉक्स देते थे कोई भी जो सीरीज वाले थे। तो मैं नेक्स्ट कोई भी सीरीज पड़ी होती थी मेरे पास, जैसे एक सीरीज परचेज करने पे हमें हर तरीके के एग्जाम के मॉक्स मिल जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट मॉक लगा लेती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि अगर मेरे को एसबीआई देना है तो मैं सिर्फ एसबीआई के ही मॉक्स लगाऊंगी, मैं इंश्योरेंस के मॉक्स भी लगा लेती थी। मेरे को आईबीपीएस के मिल जाते, मैं आईबीपीएस के मॉक्स लगा लेती थी। मतलब मेरे कंटिन्यूस रहा कि मैं मॉक नहीं छोड़ती थी, रेगुलर डेली में मेंस का एक मेरा मॉक होता ही होता था। अगर मॉक को छोड़ूंगी तो मेरी प्रैक्टिस उतनी पीछे जाएगी। मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, प्री मैंने आज दिया, मेंस का सेट मैं उसी शाम से लगाना शुरू कर दूंगी। बिकॉज अगर मैं मेंस का सेट नहीं लगाऊंगी, मैं उन बच्चों से उतने दिन पीछे हो जाऊंगी जितने दिन मैं रिजल्ट का वेट करूंगी। लाइक आज मेरा मेंस प्री हुआ है, प्री का रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद, तो अगर कोई बच्चा आज वो मेंस का सेट लगा रहा है, मैं 10 दिन बाद रिजल्ट देख के लगाऊंगी, तो मैं उस बच्चे से 10 दिन पीछे हो गई। तो मैं वो नहीं करती थी, मैं उसी दिन से मेन के सेट लगाती थी। आपके लिए आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था या कौन था जो आपको मोटिवेट करता था? ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी? जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती थी वहां पे हम 100 से 110 बच्चे थे, तो जब भी किसी का एग्जाम क्लियर होता था ना, तो सर की एक आदत थी, वो हर बच्चे को हमारे सामने खड़ा करते थे और कहते थे कि अपनी जर्नी बताओ। तो वो एक मन में था कि यार मुझे उस दिन वहां पे आना है, तो मैं वहां पे आने के लिए अपना कि नहीं मैं भी वहां पे खड़ी हो सकती हूँ, अगर उसने एग्जाम क्लियर करा तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो एक अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना कि नहीं, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो और आज आप यहाँ पर पहुंच गए। जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन था उसने आपको वो स्टेज दे दिया जब आप इतने सारे लर्नर्स के सामने हो और सबको सजेशंस दे रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये कि आप अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्या था आपका फैमिली बैकग्राउंड या क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, और क्या वहां से भी आपको कुछ डायरेक्शन मिलता था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है, ऐसे करना है, ये करना है? मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से। तो हमारी फैमिली में वर्किंग है सभी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे जाऊं। मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एक था कि हम दोनों को अपनी अपनी जॉब चाहिए था, क्योंकि उसने कॉमर्स करा, मैंने कॉमर्स करा, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना था। तो फैमिली ने हमेशा यही सपोर्ट करा कि जो तू चाहती है करना तू वो कर ले। मैंने चाहा कि मेरे को ग्रेजुएशन में बीबीए करना है, मुझे बीकॉम नहीं करना, तो उन्होंने सपोर्ट करा मेरे को कि तू बीबीए कर, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे था कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। तो प्रोफेशनल के लिए मैंने बीबीए करा, फिर मैंने एमबीए करा। तो मुझे फैमिली से कभी इस चीज की दिक्कत नहीं हुई कि मुझे फोर्स करा गया कि तू ये चीज पढ़ या तुझे ये नहीं करना। तो फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है।
और फैमिली में सारे वर्किंग थे, तो इसलिए मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी। तो शुरू से था कि जॉब तो करनी ही है। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी जिंदगी में जब आप बिल्कुल टूट गए हो, बिल्कुल बिखर गए हो और फिर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी हो, बिल्कुल नई शुरुआत करी हो? वही मेरा IBPS क्लरिकल, मैं हर बार उस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि IBPS क्लरिकल मैंने जनवरी 19 में दिया था मेंस, और उसका 1 अप्रैल को रिजल्ट आना था। तो मेरे को वो एग्जाम देके ये था कि मेरा एग्जाम नहीं रुकेगा, मेरा इतना अच्छा हुआ था वो एग्जाम। तो मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, इवन मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी उस टाइम पे, ना मैंने कोई मॉक लगाया, ना मैं कुछ जनरल अवेयरनेस का करा, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मुझे था कि मेरा क्लरिकल हो जाएगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया और मेरा 1 नंबर से रिजल्ट टूट गया, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट गई। मतलब मेरा ना पढ़ाई में मन लगता, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो पे आ चुकी थी, मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा IBPS क्लरिकल। तो मैं बिल्कुल जीरो पे पहुंच गई, प्रैक्टिस लेवल जीरो, नॉलेज लेवल जीरो। सिर्फ मेरे को दोबारा से सब कुछ वही शुरू करना मेरे लिए बहुत हार्ड था। तो मुझे उस चीज से निकलने में 3 से 4 दिन लगे, और मैंने वापस से कंटिन्यू करा। वही फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे को कि कोई बात नहीं, आगे बहुत एग्जाम आएंगे, हो जाएगा। फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा कि कोई बात नहीं, हम हैं तेरे साथ, हम तुझे पढ़ाएंगे, हम तुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जनरल अवेयरनेस के कारण मेरे मार्क्स नहीं आते। तो सबसे जरूरी है कि अगर जनरल अवेयरनेस से भाग रहे हो तो प्लीज मत भागो, क्योंकि यही मार्क्स बनाएगी। और मेरे मार्क्स सिर्फ उसी में जाते थे। बच्चों के 30-35 नंबर होते थे उसमें, जनरल अवेयरनेस में मेरे 18 और 20 नंबर होते, वो गैप डाल देते, उनका पेपर क्लियर था, मेरा रुक जाता था। अच्छा, आपको कभी कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी, ये मेरे साथ का है, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे? बिल्कुल स्ट्रेस होता था, उससे टेंशन होती थी, ये कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? टेंशन नहीं होती थी, मुझे उससे बूस्ट मिलता था कि अगर उससे उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा है, उसने ऐसा क्या करा, मैं भी करूंगी वो चीज। तो मैं कंपटीशन से पढ़ती थी, नो डाउट कि चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे कुछ भी है, हम मार्क्स कंपेयर करते थे आपस में। अगर तुम्हारे मार्क्स उस चीज में ज्यादा आए हैं, मेरे क्यों नहीं आए, तो वो कंपैरिजन होता था हमारे में, और हम उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करते थे। और ये चीज था कि जिसके मार्क्स ज्यादा आए हैं, हम उसी के पास बैठते थे कि हमें ये चीज करवाओ आप। तो समझने के लिए हम ये नहीं देखते थे कि उसको कम आता है या उसको ज्यादा आता है, जहां से नॉलेज मिल रही है हम उसी के साथ बैठ जाते थे जाके कि आप ये चीज हमें करवा दो। तो श्रुति, आपने बताया कि आपने एक बार एग्जाम दिया, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप फेल हो गए, आप बिल्कुल टूट चुके थे, बिल्कुल जीरो पे आ चुके थे, बट आपने फिर से शुरुआत की और फिर से अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसी समय टूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते स्टार्ट, वो उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो आपने अपने ऊपर फॉलो किया? मैंने यही चीज सोची थी कि अगर मैं 1 नंबर से रुकी हूँ, तो मैं इतने पास आके बिल्कुल वापस पीछे नहीं जा सकती। इतनी आगे आई हूँ तो एक बूस्ट की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है। मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगी, मैंने दोबारा से अपना कंटिन्यू कर, नो डाउट पहले से थोड़ा कम हो गया, बट जो पहले की प्रैक्टिस थी वो मेरे बहुत काम आई। तो उस चीज को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती जो 2018 में मैंने प्रिपेयर करा था। तो एक बूस्ट मिला मेरे को कि मेरे दोस्तों से, कि जब मेरा सारा ग्रुप, जो हम 10 लोग बैठ के पढ़ते थे, अगर सबका क्लरिकल क्लियर हो चुका है, IBPS क्लरिकल मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे इस चीज की बहुत टेंशन थी कि मेरा क्यों नहीं हुआ। 4 से 5 दिन मुझे लगे, बट वो लोग खुद थे जो मेरे को मोटिवेट करते थे कि हम तेरी हेल्प करेंगे, तू जनरल अवेयरनेस नहीं कर पा रही, हम तुझे करवाएंगे। इवन उन लोगों ने मेरे को रात को 2 या 3 बजे तक भी फोन पे उन्होंने मेरे को जनरल अवेयरनेस करवाई है। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे बहुत हेल्प करा उन लोगों ने उस टाइम पीरियड में। मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, तेरा हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो 4 से 5 साल में कर रहे हैं, तो 1 साल में छोड़ रही है, इतने पास आके तू पीछे जाएगी तो कैसे चलेगा तेरा। घर वालों ने सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, तुझे कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तू और क्लासेस ले सकती है। तो ये था कि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी इस चीज के लिए मेरे को तंग नहीं करा, या ये कह सकते कि मुझे रोका होगा कि किसी चीज के लिए कि तू नहीं करना, अभी तू एग्जाम नहीं देगी, उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला। कभी एक सिंगल टाइम नहीं बोला कि तूने इतने एग्जाम दे दिए, तू अभी नहीं देगी। उन्होंने मेरे को हमेशा कहा कि तू जितने एग्जाम देना चाहती है, जो एग्जाम देना चाहती है, तू दे। तेरा जब मन करेगा कि अगर तू कहेगी कि तुझे नहीं करना तो छोड़ देना, पर हम तुझे ये कभी नहीं कहेंगे कि तू छोड़ दे। तो यही चीज थी कि मेरे को एक मोटिवेशन था कि उनको मेरे पे इतना फेथ है, तो मैं क्यों नहीं कर रही। तो अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, हर बच्चे के लिए ये चीज जरूरी है कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो, होगा जरूर होगा, कोई बात नहीं, फेलियर्स आएंगे बट कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो हमारा एनवायरनमेंट है थोड़ा सा सीरियस हो गया है, इसे थोड़ा सा हम इसे ठीक करते हैं। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। रेडी फॉर इट श्रुति? विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस और आपको आंसर करना होगा उन क्वेश्चंस का विद इन फ्यू सेकंड्स।
Okay. Ready? चलिए, let's start it. So, if you wish that you had one talent, what would that talent be? Singing. Singing. Okay, so you love to sing. Yes. Any favorite song? All Punjabi songs are my favorite songs. Acha, okay. So, second question, if you were a superwoman, what would be the first step that you take? I would help the children who can't study. Like when I was in +2 or even in first year, मैं जाती थी, एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, NGO टाइप का, जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मैं उनको पढ़ाती थी वहाँ पे। मतलब 1 या 2 दिन ही शायद मैं गई होंगी, कॉलेज के थ्रू गई थी वहाँ पे। तो बट वो मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास होगी वो सुपर पावर कोई, तो मैं उनको हेल्प करना चाहूंगी पढ़ाई में, जो पढ़ना चाहते हैं। Who is your favorite actor? इमरान खान। What is that hobby that you have improvised during this lockdown? वैसे आप बैंकर हो, तो I know that you didn't get any time, but still कोई ऐसी हॉबी जो आपने improvise की हो? कुकिंग थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कुकिंग ही है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मम्मी नहीं है तो खुद कर रही हूँ कुक मैं यहाँ पे। अच्छा, the last book that you have read? Last book was Who Moved My Cheese. Okay, great. Okay, so श्रुति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारे लर्नर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है आपकी स्ट्रैटेजीज से, आपके पूरे के पूरे रूटीन से, आपके पूरे के पूरे फेस को उन्होंने सुना, एंड डेफिनेटली उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो अपनी लाइफ में भी उनको लेके आएंगे। श्रुति, हमारे इस शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी टॉपर हमसे इंटरेक्ट करता है उसको एक और टॉपर, कोई भी फील्ड का वो हो सकता है, उसको टैग करना होता है, सो दैट ही कैन कम टू दिस शो एंड ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस एंड हिज स्ट्रैटेजीज विद द लर्नर्स। तो आप किसको टैग करना चाहेंगे? मैं SBA PO 2019 के ही मेरे जो साथ में पढ़ने वाले, जो मैं कह सकती हूँ मेरे को मोटिवेट करने वाले थे, अजय गर्ग है, SBA PO 2019, तो मैं उनको टैग करना चाहूंगी। Okay, so Ajay Garg, expect a call from us soon, and we would love to have you here with us. Shruti, it was great talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I hope हमारे learners ने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे सभी लर्नर्स को, किसी भी irrespective of their fields, what would be that message? लास्ट मैसेज यही है कि अपने पे विश्वास रखो, फोकस रखो, पढ़ाई करते रहो। ये ना हो कि अगर आपका एक रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो आप छोड़ दो कि आपसे नहीं होगा। अगर आपने जितना भी करा है वहां तक पहुंचे हो तो थोड़े पुश की जरूरत है, और मिल जाएगा और कर लोगे आप क्लियर। तो यही अपने पे विश्वास रखो। Thank you, Shruti, for such a wonderful message. Okay, learners, so this was it for today's episode. Hope to meet you in the next episode very soon. Thank you. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे।